तो भाई फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज क्या पढ़ने वाले हैं कि नदियां किस तरीके से जब चलती हैं, बल खाती हुई चलती हैं आपके माउंटेन्स में, फिर आपके प्लेन्स में, और फाइनली जब ये डेल्टास वगैरह फॉर्म करती है अपने कोर्स के एंड में, तब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है, सारे लैंडफॉर्म्स की चर्चा करेंगे। ये आज का पहला टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक होगा अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, टर्शरी, क्वाटरनरी, सेनोजोइक, पेलोजोइक एरा, उनमें कौन कौन से हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। दो टॉपिक करेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी का समापन यहाँ पे कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, रिवर्स के बनाए हुए जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। द लैंड फॉर्म्स विच आर मेड बाय रिवर्स। तो दो रीजंस होते हैं, दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, दो तरीके नहीं, दो प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर टू प्रोसेसेस। सबसे पहला होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन। पहला होता है जब भी रिवर्स मूव करती है, रिवर्स या फिर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, ये जो भी आपके फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो जो मूव करती हैं, तो जिन रॉक्स पे वो मूव करती हैं उनको करती है इरोड, उनको तोड़ती हैं और तोड़ती रहती हैं। ठीक है, और तोड़ने के बाद उनको छोटे छोटे पत्थरों में, सिल्ट, क्ले, ये सारा चीज तोड़ते हुए साथ में ले जाती है और ले जाके आपका डिपॉजिट करती है कहीं जाके। ठीक है, तो ये दो आपके प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। पहला इरोजन, फोर्सेस ऑफ नेचर हमने यहाँ पे लिखे, दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर विच कॉजेज इरोजन। और इरोजन करने के बाद अपने साथ में ले जाके कहीं डिपॉजिट करते हैं और वो डिपॉजिट करने की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स आपके क्रिएट होते हैं। तो दो प्रोसेस के बारे में पता चला, इरोजन और डिपॉजिशन। सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझना है। ठीक है, तो रिवर की जो जर्नी है वो बेसिकली 3 फेजेस। देखिए, सबसे पहला फेज वो फेज होता है जब ये पहाड़ है, लेटर से हिमालय से नदी नीचे की तरफ बहना चालू हुआ। तो ड्यूरिंग दिस फेज इसको बोलते हैं अपर कोर्स। तो इस अपर कोर्स में आपके रैपिड आते हैं। रैपिड मतलब अनइवन होता है काफी ज्यादा। रैपिड के बारे में देखेंगे आगे। काफी अनइवन कोर्स होता है, तो पानी उबड़ खाबड़ रास्ते से जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके वाटरफॉल्स आपके होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से कुछ टर्बुलेंट वाटर्स फॉर्म होते हैं, उसे रैपिड्स बोलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल्स होते हैं, कहीं एक पहाड़ है, पहाड़ से नीचे गिर गया पानी, तो उसको हम लोग वाटरफॉल्स बोलते हैं। तो अपर कोर्स में वाटरफॉल्स, रैपिड्स, और काफी ज्यादा स्पीड इसकी हाई होती है अपर कोर्स में। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं मैदानी क्षेत्र में, यानी कि प्लेन्स। आपके प्लेन्स में आते हैं। प्लेन्स में आने के बाद ये आपका इस तरीके से मियांडरिंग चालू करेंगे। ठीक है, मियांडरिंग क्या होता है? मियांडरिंग जानने से पहले हम लोग बात करते हैं, अपर कोर्स में आपका केवल इरोजन होता है, कोई डिपोजिशन नहीं होता। ये पहाड़ को तोड़ती है और तोड़ने के साथ अपने साथ लेके चली आती है। ठीक है, कहीं डिपॉजिट करने का उसको जगह नहीं मिल पाता क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा है। फिर आती है प्लेन्स में। प्लेन्स में आपका इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन भी होना चालू होता है और उस डिपोजिशन की वजह से होती है मियांडरिंग। जैसे ये नदी आई, नदी ने यहाँ पे कुछ डिपॉजिट कर दिया, या तो कुछ डिपॉजिट कर दिया या तो कोई ऑब्स्टिकल आ गया जिसकी वजह से इसने अपना रास्ता बदल दिया। तो ऐसे डिपॉजिट करती जाती है और अपना रास्ता बदलती जाती है। तो इस तरीके से प्लेन्स में आने के बाद इस तरीके से घुमावदार रास्ता लेकर ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मियांडरिंग। ठीक है, मोस्टली ये आपका मैच्योर फेज और ओल्ड फेज में होता है, यंग फेज में आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, हमने कोर्स की बात करी। सबसे पहले अपर कोर्स को ही आपको यंग कोर्स बोल सकते हैं, रिवर का यंग पीरियड बोल सकते हैं। मिडिल कोर्स को हम लोग मैच्योर फेज बोल सकते हैं। ठीक है, अपर कोर्स को बोल सकते हैं यंग फेज और आपके मिडिल कोर्स को बोल सकते हैं हम लोग मैच्योर फेज। और आपका जो लोअर कोर्स होता है, सबसे लास्ट वाला कोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फेज। ठीक है, ओल्ड फेज में क्या होता है, ये जो नदी आगे बढ़ती है, ये आपका, जैसे ये नदी है, नदी आगे बढ़ रही है, तो जो भी उसने इरोजन किया है, वो इरोजन वो डिपॉजिट कर देती है। जैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करती जा रही है और ये एक आइलैंड का फॉर्म बना दिया। तो ऐसे डेल्टाइक आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेल्टाइक आइलैंड्स, ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं और इसके थ्रू ये जाती है। ये होता है इसका सबसे ज्यादा लास्ट फेज, लोअर कोर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा इन लोअर कोर्स। ठीक है, अच्छा, बीच में कुछ जैसे ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है। जैसे मान लीजिए आपका नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक है, और उसके बाद ये अचानक से सीधे बहने लगी, तो ये वाला पोर्शन कट गया और ये आपका ऑक्सबो लेक बना देगा। ये भी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द यंग फेज, इसका जब यंग फेज होता है, जब इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, वहां पे बनाते हैं ये वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली बनती है, मतलब वैली पहाड़ों के बीच में निकलती है ना नदी। ये आपके दो पहाड़ हैं, बीच में आपके ऐसे नदी निकल रही है, तो ये वैली कैसी है? वी शेप्ड वैली।
चलिए बात करते हैं हम लोग अभी यू शेप्ड वैली क्या होती है। वी शेप्ड वैली पता है, तो आपके रिवर्स नहीं, जब ग्लेशियर्स आपका मूव करता है तो ये यू शेप्ड वैली बनाता है। ग्लेशियर्स मेक यू शेप्ड वैली एंड रिवर्स मेक वी शेप्ड वैली। कब? जब उनका अपर कोर्स होता है या उनका जो यंग यंग फेज होता है उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो वैलीज के बारे में समझते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम बाकी सारे लैंडफॉर्म। ये देखिए एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, दोनों पहाड़ के बीच में देखिए नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, तो वी शेप वैली इज अ वैली दैट इज फाउंड बाय इरोजन ऑफ रिवर। अब ये जो रिवर है चलते चलते इरोड करती जा रही है, जो भी इसके सामने आ रहा है उसका इरोजन कर रही है। तो ऐसा इस रिवर के फ्लो करने की वजह से वी शेप का बन रहा है ना आपका लेटर, लेटर वी जैसा लग रहा है कुछ, तो इसे बोलते हैं हम लोग वी शेप वैली। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलुवियल कोन्स की। ठीक है, अब जब ये दो वैलीज के बीच में आपका रिवर ऐसे फ्लो कर रहा था तो उसको मूव करने का स्पेस नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वैली खत्म होता है उसको मूव करने का काफी स्पेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं प्लेन्स, और प्लेन्स में अब तो एक स्ट्रीम है, तो हो सकता है एक से दो स्ट्रीम बन जाए। इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो जाता है इसका वाटर, और जो भी इसका डिपॉजिट, जो भी ये अपने साथ लेके चलता है वो साइड बाय साइड यहाँ पे डिपॉजिट करता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए ये डिपॉजिशन कर रहा है, ये आपका रिवर स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो कर रही है, और ये जो डिपोजिशन का जो स्ट्रक्चर है ये एक फैन की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके से फैन के शेप का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलुवियल फैन या एलुवियल कोन। ठीक है, आर जियोलॉजिकल फीचर्स दैट फॉर्म व्हेन वाटर कैरी सेडिमेंट्स एंड रॉक्स। सेडिमेंट्स एंड रॉक कैरी करती है वैली में जब मूव करती है, लेकिन स्प्रेड नहीं हो पाती क्योंकि वो नैरो गैप से मूव कर रही है। इट मूव थ्रू अ नैरो गैप एंड डिपॉजिट देम इन अ कोन शेप्ड और ट्रायंगुलर रीजन। भाई एक ट्रायंगुलर रीजन बनाया ना इस तरीके से, एक ट्रायंगुलर रीजन यहाँ पे बनता है जहां पे ये सारा डिपॉजिट करती है। ये जो पूरा रीजन है जहां पे ये पूरा डिपॉजिट करती है, जो भी ये सेडिमेंट्स एंड रॉक लेके आती है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं एलुवियल कोन्स या एलुवियल फैंस। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है पॉट होल। इज अ स्मूथ एंड बाउल शेप्ड और सिलिंड्रिकल हॉलो कार्व्ड इनटू अ रॉकी बेड। अब देखिए नदी मूव कर रही है, तो ये नदी है। ठीक है, ये नदी आपका मूव कर रही है, नदी के नीचे आपके कुछ रॉक्स होंगे ना। अब नदी के मूवमेंट की वजह से ये जो रॉक्स है ये आपके इरोड हो रहे हैं धीरे धीरे, और इरोड होते होते ऐसे होल्स बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, काफी गहरे आपके ऐसे होल्स बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स। ठीक है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ रिवर ऐसे आपके होल्स बनते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से आपका इरोड कर रहा है ना धीरे धीरे करके, तो होल्स बना देता है। इसको कहते हैं हम लोग पॉट होल्स। पढ़ लेते हैं एक बार। इज अ स्मूथ बाउल शेप्ड सिलिंड्रिकल हॉलो कार्व्ड इनटू द रॉकी बेड ऑफ द वाटर कोर्स। पॉट होल्स आर जनरली डीपर देन वाइड। काफी डीप होते हैं, विड्थ कम होती है, डेप्थ ज्यादा होती है, एंड कैन वेरी इन डेप्थ एंड डायमीटर फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स। ठीक है, ये पॉट होल देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैनियन एंड जॉर्ज। देखिए आपके कैनियन और जॉर्ज कुछ नहीं है, ये आपके वी शेप्ड वैलीज ही हैं, लेकिन इसमें खासियत ये होती है ये दोनों जो है काफी डीप हो जाते हैं, और नैरो वैलीज, मतलब वैलीज देखना इतनी सकरी वैली है। ठीक है, स्पेस नहीं है, काफी नैरो है और काफी ज्यादा डीप वैलीज होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है कैनियन जॉर्ज का विथ वी शेप्ड वैली। अब कैनियन और जॉर्ज में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखिए कैनियन जो होती है भाई डीप नैरो वैली होती है, और उसके भी स्टीप साइड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा जॉर्ज का भी होता है, जॉर्ज में भी आपका डीप और नैरो वैलीज होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो ये, जॉर्ज आर ऑफन स्मॉलर देन कैनियंस। जॉर्ज मोस्ट कभी कभी देखा जाता है जॉर्ज जो है कैनियन से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, और वाइल कैनियंस आर ऑलमोस्ट, अच्छा जॉर्ज में क्या होता है, इनकी जो विड्थ होती है ऊपर थोड़ी ज्यादा होती है, नीचे थोड़ा सा विड्थ कम होता है। लेकिन कैनियन आपके कैनियंस ऐसे होते हैं कि कैनियंस तो आपके बिल्कुल पैरेलल साइड्स वाले होते हैं। कैनियंस आर ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट द टॉप एंड देयर बॉटम, दोनों में आपके इक्वल देखने को मिलेगा। और कैनियन आपका काफी बिगर होगा, थोड़ा सा बिगर होगा, और ऊपर और नीचे विड्थ आपको लगभग लगभग सेम देखने की मिलेगी। जॉर्ज थोड़ा सा आपका छोटा होगा और उसका टॉप में विड्थ ज्यादा और बॉटम में विड्थ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही आपके वी शेप्ड वैली से ज्यादा आपके गहरे होते हैं और नैरो होते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे शीशा पानी आपका एक जॉर्ज है दैट इज इन नेपाल, और कौन सा रिवर बनाती है? कर्नाली रिवर। ठीक है, कर्नाली रिवर इंडियन ज्योग्राफी में देखें हम कहां पर है। ठीक है, इसके अलावा रिवर कोलोराडो में आपका ग्रैंड कैनियन बनता है। ग्रैंड कैनियन इज ऑब्वियसली कैनियन। ठीक है, एरिजोना स्टेट ऑफ यूएसए में ग्रैंड कैनियन आप देख सकते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द जॉर्ज, व्हाट इज द कैनियन, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वी शेप्ड वैली। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाटरफॉल की। वाटरफॉल तो बड़ा आसान है भाई, ऐसे नदी चल रही है, अचानक थोड़ा सा लैंडफॉर्म में चेंज आया तो भाई यहां से नीचे गिर गई है,
तो झरना देखने को लग गया, और जहां पे गिरी वहां थोड़ा गड्ढा कर देता है, और जो आपका गड्ढा करेगा उसको बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है, वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर द वर्टिकल ड्रॉप और अ सीरीज ऑफ सी स्टीप ड्रॉप। कोई ड्रॉप मिल गया इनको, उसको रास्ते में एक ड्रॉप मिल गया। देखिए आराम से नदी आ रही थी, अचानक से आराम से नदी आ रही थी, अचानक से यहाँ पे उसे ड्रॉप मिल गया तो झरना बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। और ये नीचे जहां भी गिरा वहां गड्ढा कर दिया इसने, जिस गड्ढे को क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए, आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रैपिड्स की। देखिए रैपिड्स उत्तराखंड वगैरह में आप जाएंगे तो ऐसे बोटिंग होती है ऐसे रैपिड्स में, तो इस तरीके से रैपिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए उबड़ खाबड़ जमीन है, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, तो रैपिड्स आर सेक्शंस ऑफ रिवर विद स्टीप ग्रेडियंट विच कॉजेज वाटर टू फ्लो फास्टर। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट होता है स्टीप होता है थोड़ा, मतलब पानी यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लो में बह रही है। प्लेन में क्या होगा, प्लेन में तो आपकी मियांडरिंग साल चालू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा स्टीप है ना, यह पहाड़ है आपका और ये नदी आ रही है आपकी, तो स्टीप है। और आपके कई सारे रॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रॉक्स देखने को मिलेंगे, तो रॉक्स के आसपास तो पानी होगा, थोड़ा टर्बुलेंट हो जाएगा, थोड़ा सा आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। ये देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना झाग जैसा, यही है टर्बुलेंस। ठीक है, तो इनको बोला जाता है, ये जो सेक्शंस बोला जाता है सेक्शंस ऑफ रिवर, ये जो रिवर का सेक्शन जहां पे ग्रेडियंट काफी स्टीप होगा और काफी सारे पत्थर पड़े होंगे, और जहां पे आपका जो रिवर है टर्बुलेंट फ्लो करता है, इसे ही कहते हैं हम लोग रैपिड्स। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मियांडर। ये देखिए बड़ी सी नदी, ऊपर से फोटो लिया गया है, ये देखिए नदी ऐसे घूमती हुई जा रही है ना, ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो ऐसे जब घूमती हुई जाती है तो इसको मियांडर बोलते हैं। मियांडर इज अ बेंड इन अ रिवर और अदर वाटर कोर्स। मियांडर आर ऑफन फाउंड इन सीरीज एंड इज नेम्ड आफ्टर मियांडरेस रिवर। एक टर्की में रिवर थी जिसकी नाम थी मियांडरेस, वो भी ऐसे बलगाती हुई चल रही थी, लंबे लंबे घूम घूम के चल रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मियांडर। अगर प्लेन में रिवर आ रही है तो यहाँ पे मियांडर करने से इसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसे घूम घूम के ही चलेगी काफी स्लो स्पीड में। ठीक है, कंपैरेटिवली यंग फेस के अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, इसे कहते हैं मियांडर। ठीक है, अच्छा अब नेचुरल लीवी। एक लीवी क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए लीवी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका रिवर है, दिस इज योर रिवर, और रिवर में देखिए पानी बड़ा आराम से बह रही है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अचानक से फ्लड आ गया, फ्लडिंग हो गई, तो पानी का जो लेवल है ऊपर हो गया, पानी का लेवल ऊपर हो गया, और पानी जब ऐसे फ्लो कर रही है तो अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स तो लेके जा रही होगी, आपके काफी सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेके जा रही है, और वो ऐसे किनारों पे ऐसे सेडिमेंट्स ना डिपॉजिट कर देती है, नदी किनारों पे ऐसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है। और ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है, एक बार फ्लड आपका खत्म हो जाता है, आफ्टर फ्लड पानी फिर नीचे आ गया, लेकिन ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, ये एक प्रकार का लैंडफॉर्म ऐसे बना दिया साइड में। ठीक है, इसे लीवी कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन देखेंगे, नेचुरल लीवी इज अ डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट दैट फॉर्म्स अलोंग अ रिवर और स्ट्रीम्स फ्लड प्लेन ड्यूरिंग फ्लड स्टेजेस। द सेडिमेंट इज पुश्ड टू द साइड बाय द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो के कारण ये साइड में शिफ्ट हो जाती है, क्रिएटिंग अ लीवी दैट्स एलिवेटेड फ्रॉम द रिवर बेड। ये रिवर बेड है, ये नॉर्मल रिवर बेड है, ये दिस इज एलिवेशन फ्रॉम द रिवर बेड, दिस इज एलिवेशन। रिवर बेड से ऐसे एलिवेशन आप देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, द सेडिमेंट इज पुश टू द साइड बाय द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर के फ्लो के सेडिमेंट ऐसे साइड में पुश कर देते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपका एलिवेटेड बन जाता है, एलिवेटेड लैंडफॉर्म बन जाता है ओवर द रिवर बेड, तो इसे ही हम लोग लीवी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लीवी। आई होप यहां पे बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सबो लेक। देखिए नदी ऐसे बलखाती हुई चल रही है, मियांडर करती हुई चल रही है। अब मियांडर करते करते ऐसा हो सकता है ना कि ये जो है यहाँ पे मतलब मियांडर करती है साइड में, यहाँ डिपॉजिट भी करती चली जाती है, थोड़ा ये डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे, तो नदी बह रही है तो अपने किनारों पे तो थोड़ा डिपॉजिशन भी करती है। हो सकता है ये डिपॉजिशन करते करते अब क्या हुआ, नदी का ये वाला पोर्शन काट दिया और नदी अब ऐसे फ्लो होने लग गई। ठीक है, नदी अब कुछ इस तरीके से फ्लो होने लग गई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन जो कट गया, ये एक लेक फॉर्म कर देगा, इसे ही बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये देखिए नदी ऐसे जा रही थी, नदी ऐसे जा रही थी, और पहले तो ऐसे घूम के जा रही थी, लेकिन अचानक से इसने पाथ अपना थोड़ा बदल दिया बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, और इसने अपना ऐसे रास्ता बदल दिया। तो ये देखिए ये ऑक्सबो लेक दिख रहा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये देखिए ये आपका यहाँ पे ऑक्सबो लेक दिख रहा होगा आपको, ये ऑक्सबो लेक है। ये भी देखिए नदी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ पे आपका ये ऑक्सबो लेक दिखा, मतलब एक जमाने में ये ऐसे घूम के जा रही होती है, लेकिन डिपोजिशन के कारण अब ये सीधे चली जा रही है। जब सीधे अचानक से चलती है तो जो पोर्शन रिवर का कट जाता है उसे वो एक लेक फॉर्म कर देता है, इसी लेक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक। आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऑक्सबो लेक का दूसरा नाम है गोखुर लेक। ठीक है, फिर से चेंज करते हैं कलर, ये गोखुर लेक। व्हाट इज गोखुर लेक? गोखुर लेक और ऑक्सबो लेक एक ही बात है, पढ़ लेते हैं।
ऑक्सबो लेक इज अ स्मॉल क्रीसेंट शेप्ड, क्या क्रीसेंट शेप्ड है? ये देखिए क्रीसेंट, क्रीसेंट चंद्रमा जैसा लगेगा आपको, ये होता है ना क्रीसेंट शेप, चांद जैसा शेप, तो क्रीसेंट शेप का होता है। दैट फॉर्म्स व्हेन अ रिवर मियांडर और कट ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिवर। ऑक्सबो लेक्स आर स्टिल वाटर लेक्स। स्टिल वाटर है, यहाँ जब नदी थी तब ये यहाँ पे पानी मूव कर रहा था, लेकिन एक बार नदी ने रास्ता बदला तो यहाँ पे पानी आपका स्टेशनरी हो गया, तो दिस इज अ स्टिल वाटर लेक्स देखने को मिलेगा। मीनिंग दैट वाटर डज नॉट फ्लो, ऑब्वियसली फ्लो कहां से करेगा, नदी से कट गया अब, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिवर टेरेस। चलिए रिवर टेरेसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए रिवर टेरेस क्या, देखिए इस तरीके के स्टेप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए रिवर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आप ऐसे स्टेप्स देख रहे हैं, T1 T2 T3 ऐसे नाम दिया गया इनको, ठीक है। अब आपका सवाल होगा ऐसे दिखते तो हैं, हमें बनते कैसे हैं और ये कहाँ बनता है? ऑब्वियसली वैली के साइड में, साइड ऑफ द वैली, ये आपका एक वैली, ये एक वैली के बीच में ये आपका रिवर बह रहा है, तो वैली के साइड में इस प्रकार के स्टेप्स बनते हैं, स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स। दे आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्टोनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। भाई दो तरीकों से बन सकते हैं, तो टेक्टोनिक फैक्टर्स हो गए और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए। देखिए टेक्टोनिक फैक्टर्स में आप देखिए आपका अपलिफ्ट हो सकता है, जमीन आपका ऐसा था, अब एक जमीन ऐसे अपलिफ्ट हो गई, अपलिफ्ट, या एक जमीन इस तरीके से था, एक जमीन आपका नीचे ऐसे सबसाइड कर जाती है, नीचे चली गई, या जमीन ऊपर आ गई, ऐसा सीन भी हो सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है। या तो वाटर फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, यानी कितना डिस्चार्ज कर रही है, रन ऑफ कितना है, सेडिमेंट कितना जमा कर रही है। तो एक्चुअली नदी जो है अपना मूव करती रहती है, अपना प्लेस भी चेंज करती रहती है, कोर्स भी चेंज करती रहती है। तो एक जमाने में हो सकता है कहीं और हो, उधर आपका कुछ डिपॉजिट किया हो, भाई नदी हो सकती है कुछ टाइम पहले इस एरिया में फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ पे इसने डिपॉजिट कर दिया अपना सेडिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद कोर्स चेंज करके यहाँ पे आ गई, तो ये कोर्स चेंज करने की वजह से, सेडिमेंट्स जमा करने की वजह से, ठीक है, नदी जो डिस्चार्ज कर रही है, इनके वजह से भी इस प्रकार के टेरेसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेल्टा। अब हमारे नदी का अंतिम समय आ चुका है, अब नदी मिलने जा रही है सागर से, ठीक है। अपना इसने जर्नी चालू किया था माउंटेन से, फिर ऐसे मियंडर करते करते आती है और फाइनली आपका डिस्चार्ज करती है सी में। जब ये सी में डिस्चार्ज करती है तब ऐसे ट्राइंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ट्राइंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म्स व्हेन द रिवर सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड टू स्लोअर मूविंग रिवर। अब जब ये एंड होता है तो ये काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और काफी ज्यादा इसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये रिवर जो है इस तरीके से फ्लो कर रही है और साइड बाय साइड ऐसे डिपॉजिट जमा करती जा रही है, ठीक है, ये डिपॉजिट जमा करती जा रही है, नदी ऐसे बह रही है और साइड बाय साइड ऐसे डिपॉजिट भी जमा करती चली जा रही है, डिपॉजिट भी जमा करती चली जा रही है और उसके साइड से ऐसे बह रही है, तो ये होता है आपका डेल्टा का रीजन, ठीक है। तो ये जो है जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, ये होते हैं डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्राइंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म विच फॉर्म्स, जब ये आपका सी इस तरीके से जमा कर दिया तो ऐसे ट्राइंगुलर लैंडफॉर्म बनेगा ना, तो ये पूरा लैंडफॉर्म यहाँ पे ये पूरा जो लैंडफॉर्म है ये ट्राइंगुलर है। जैसे देखिए नदी इस तरीके से घूमती हुई आई, फाइनली आप सी के पास पहुंचती है, तो ये पूरा ऐसे स्प्रेड कर रही है अपने अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे टूट जा रही है, तो ये जो पूरा, और इसके बीच में लैंड्स फंसे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ये इस पूरे को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। नदी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूटती है और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में आपके कुछ कुछ लैंड एरियाज भी होते हैं, तो ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म है, ये पूरा एक ट्राइंगुलर शेप का होता है। देखिए ट्राइंगल बना देगी एक, तो ये ट्राइंगुलर शेप लैंडफॉर्म को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा अलग अलग प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सारे नदियों के नाम आपको याद करना है, इसका भी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। 100% आप इस समय पॉज करके सारे नदियों को याद करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ये स्लाइड खत्म करूंगा पॉज करिए, सब नदियां याद करिए और फिर आगे मूव ऑन करिए। तो डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है एक्यूरेट डेल्टा। एक्यूरेट डेल्टा होता है फैन शेप का, ठीक है, आपके फैन के शेप का होता है, उसे कहते हैं एक्यूरेट डेल्टा, ठीक है भाई, ऐसा फैन शेप का होगा, ठीक है, राउंडेड होगा, कन्वेक्स होगा, आउटर मार्जिन, ऑलमोस्ट शेप ऑफ अ फैन ऑफ अ डेल्टा फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये फैन शेप के होते हैं, ये जब नदी ऐसे गई और इस तरीके के फैन जैसे शेप बना दिया, ऐसे फैन, ठीक है, फैन शेप का डेल्टा होता है, ये होता है आपका एक्यूरेट डेल्टा। तो कौन कौन सी नदियां हैं इंडिया में? कौन सी नदी है? देखिए गंगा नदी एक्यूरेट डेल्टा बनाती है। इसके अलावा यूरोप में आपका राइन, चाइना में हुआंग हो, नाइल रिवर इजिप्ट में, इंडस रिवर इंडिया का एक और रिवर, इंडस और गंगा एक्यूरेट डेल्टा बनाती है, याद रखना है। उसके बाद चाइना में मेकोंग, रॉन, नाइजर, वोल्गा, इरावडी, डैन्यूब, ये सब यूरोप में है, इरावडी आपके म्यांमार में है, वोल्गा रशिया में है। तो ये सारे रिवर्स जो हैं
ऑल दीज रिवर्स मेक एक्यूरेट डेल्टा, ठीक है। इन सारे रिवर्स को आप चाहो तो मैप में भी मार्क कर सकते हो, तो आपकी मैपिंग भी हो जाएगी। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग तो हम बताएंगे ही, ठीक है। ये सारे रिवर्स की बात हम लोग करेंगे मैपिंग में, ठीक है। बात करेंगे बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा का शेप एक्चुअली बर्ड के फुट जैसा होता है। बर्ड का फुट कैसा होता है, पैर ऐसा होता है ना, उसके बाद ऐसे नाखून निकले होते हैं, इस तरीके से नाखून निकले होते हैं बर्ड के। तो ऐसे बर्ड के क्लॉ की तरह आपका शेप होता है इन डेल्टास का। गेट द शेप फ्रॉम द फोर्स ऑफ द रिवर बीइंग ग्रेटर, ठीक है। दे आर नेम्ड बिकॉज दे रिजेंबल अ बर्ड फुट। इसका फेमस एग्जांपल है मिसिसिपी रिवर। आपसे पूछा जाए मिसिसिपी रिवर कौन सा शेप बनाता है, तो आप बताइएगा बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। इसके अलावा आपका कस्पेड डेल्टा, दीज डेल्टाज आर शेप्ड लाइक अ टूथ और कस्प, दांत के जैसा होता है, टूथ के शेप का डेल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका टाइबर रिवर, एब्रो रिवर, ये सब इटली में है, इटली के रिवर्स हैं, टाइबर और एब्रो इटली के रिवर्स हैं, ठीक है। कस्पेड डेल्टा याद रखेंगे, तो 3 डेल्टा हो गए, अभी पॉज करके सब याद करो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाकी 3 देख लेते हैं हम लोग, बाकी 4। एस्चुराइन डेल्टा, एस्चुराइन डेल्टा मतलब जो आपके नदियां एस्चुरीज बनाती हैं, इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ सबमर्ज्ड रिवर, ठीक है। रिवर सबमर्ज्ड रिवर डिपॉजिटिंग डाउन द स्लाइड्स ऑफ एन एस्चुरी, ठीक है। तो हम जानते हैं रिवर्स 2 प्रकार की होती है, कुछ रिवर्स आपकी डेल्टा बनाती है और कुछ रिवर आपकी एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। एस्चुरीज बनाती है, तो कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरीज बनाती है, याद रखेंगे सीन, नर्मदा, ताप्ती, मैकेंजी, विस्टूला, एल्ब, ऑब, सीन, ओडर, हडसन, ये सारे रिवर्स हैं आपके एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। इंडिया में नर्मदा ताप्ती एस्चुरीज बनाती हैं। तो यहां पे एक डाउट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्चुरी एंड ए डेल्टा। तो बेसिकली हम लोग डेल्टा जानते हैं कि हमारी नदी आ रही है, सी में मिल रही है और यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में टूट जाती है और जितना भी अपना डिपॉजिट्स होता है ऐसे डिपॉजिट कर देती है आसपास, ठीक है। और ये जो पूरा आपका लैंडफॉर्म है ये आपका ट्राइंगुलर शेप का हो सकता है, या तो फिर ये आपके सी है ना, इस तरीके से आप हुआ, ये आपका पैन शेप का भी हो सकता है, अलग अलग शेप के हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा। लेकिन अब एस्चुरी की अगर बात करूं तो आपका रिवर आ रहा है, ये वाला रिवर जो ऐसा है ये आपका ज्यादा डिपॉजिट नहीं लेके आता, ज्यादा डिपॉजिट इसमें नहीं होता। जैसे कि हमारे हिमालयन रिवर्स में आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं रिवर जो लेके आती है वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, वहां डिपॉजिट इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। खासकर नर्मदा एंड ताप्ती रिवर में ज्यादा डिपॉजिट नहीं होता। तो ये बिल्कुल सीधे ये नदी आती है और सीधा ये आपके सी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सी में होता है खारा पानी, ये होता है और रिवर में होता है फ्रेश वाटर। तो अब ये आपका रिवर का जो फ्रेश वाटर है, यहां आपका ब्रैकिश वाटर है खारा पानी, और यहां पे आपको फ्रेश वाटर है रिवर का। तो यही ये कहीं आपके बीच में मिलते हैं, जहां पे आपका खारापन आपका सी से आपका खारापन कम होता है और खारापन फ्रेश वाटर से ज्यादा होता है। तो बीच में एक इंटरमीडिएट जगह पे ये आपस में मिलते हैं और इस एरिया को हम लोग एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। अब इसके डिटेल में हम जा सकते हैं लेकिन अब जाना मैं नहीं चाह रहा। देखिए ऐसे रिवर होता है, ये आपका सी होता है, तो सी क्या करता है आपके इस एरिया में आपका सैंड डिपॉजिट करता है और सैंड डिपॉजिट करके वापस चला जाता है, फिर थोड़ा सैंड डिपॉजिट करता है, थोड़ा सैंड साथ में ले जाता है, तो ऐसे सैंड का एक बार बन जाता है जिसे कहते हैं सैंड बार। और ये सैंड बार एक बाउंड्री का काम करता है, बाउंड्री बिटवीन द रिवर एंड द ओशन। यहां से देखिए ये आपका ओशन है, ओशन या सी, और ये आपका रिवर है और बीच में ये पूल ऑफ वाटर हो गया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन बाय अ सैंड बार, ठीक है। हम शॉर्ट में समझने की कोशिश कर लिए ये, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एस्चुअरी, ठीक है। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये एस्चुराइन डेल्टा की बात की है इन्होंने, तो एस्चुरीज फॉर्म करते हैं कौन से रिवर हमने देखे। उसके बाद बात करा हमने लैकोस्ट्रीन डेल्टा, लैकोस्ट्रीन डेल्टा, ठीक है। इट इज व्हेन अ रिवर फ्लोज इनटू अ लेक, रिवर एक लेक में फ्लो करता है, सी में नहीं लेक में फ्लो कर रहा है। जैसे कि आपका लाओ लियान रिवर डेल्टा, आपका आयरलैंड में एक लाओ लियान रिवर है जो आपका लैकोस्ट्राइन डेल्टा बनाता है, जहां पे आपका जो रिवर है वो एक लेक में ड्रेन कर रहा है, सी में नहीं। इसके अलावा ट्रंकेटेड डेल्टा, सी वेव्स एंड ओशन करंट्स मॉडिफाइड एंड इवन डिस्ट्रॉयड डेल्टास डिपॉजिटेड बाय द रिवर थ्रू देयर इरोजनल वर्क, thus eroded and dissected delta are called as truncated delta। मतलब रिवर आ रही है, उसके बाद उसने एक आपका डेल्टा बनाया, ये जो डेल्टा फॉर्मेशन हुआ ये ब्रेक कर देते हैं आपके सी वेव्स और ओशन करंट जो हैं, ये डेल्टा को कभी कभी डिस्ट्रॉय करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे डेल्टास को ट्रंकेटेड डेल्टा बोलते हैं, जैसे कि होंग रिवर
और रियो ग्रांडे रिवर, तो इनके डेल्टा आर ट्रंकेटेड डेल्टा, याद रखेंगे। एबंडेंट डेल्टा, एबंडेंट डेल्टा व्हेन द रिवर शिफ्ट इट्स माउथ, डेल्टा ऑलरेडी मेड इज लेफ्ट एबंडेंट। अब ये नदी आ रही है, इस नदी ने यहाँ पे डेल्टा बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसने डेल्टा बनाया अपना, ठीक है, तो ये डेल्टा बन के रेडी हो गया। बाद में ये रिवर का कोर्स चेंज हो जाता है और आपका यहाँ पे डेल्टा बनाता है। तो ये जो पुराना वाला डेल्टा है इसको बोल देते हैं हम लोग एबंडेंट डेल्टा, जैसे कि येलो रिवर का डेल्टा और हुगली रिवर ने आपका आपका एबंडेंट डेल्टा बनाया है, ठीक है। तो ये सारे हमने डेल्टास देख लिए और जितने भी लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। एक बार पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में देखेंगे। देखिए, इस कहानी चालू करते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा से। ये देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा है। प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले वाला रीजन जो एरा था वो तो आपका फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स था, प्लैनेट्स बन रहे थे, आपका स्टार्स बन रहे थे, ठीक है। वो बिग बैंग थ्योरी से चालू होती है कहानी और हमारे स्टार्स, सन, अर्थ सब बन गया, ठीक है। ये कहानी पुरानी है, ठीक है। अब कहानी चालू करते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा से। अच्छा, प्री कैम्ब्रियन एरा का जो एटमॉस्फेयर था वो आपका उसमें CO2 काफी ज्यादा था, CO2 रिच एनवायरमेंट हुआ करता था। और ड्यूरिंग दिस प्री कैम्ब्रियन पीरियड आपका अरावली माउंटेन्स फॉर्म होता है। तो इंडिया का सबसे पुराना लैंडफॉर्म जो है वो है अरावली माउंटेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका भाई CO2 एटमॉस्फेयर में आपका CO2 था और ऑर्गेनिजम्स में आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्थ्रोपॉड्स, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, मोस्टली ऐसे यूनिसेलुलर आपके एनिमल्स मिलते थे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मिलते थे, सॉरी एनिमल्स कहना तो गलत होगा, ऑर्गेनिजम्स मिलते थे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, आर्थ्रोपॉड्स, ये सब मिलता था, ठीक है। उसके बाद समय आगे बढ़ता है, प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद नेक्स्ट एरा आता है पेलियोजोइक एरा। इस एरा को हम लोग कार्बोनिफेरस भी एरा भी बोल देते हैं। क्यों? ड्यूरिंग दिस एरा कोल वाज फॉर्म, कोल की फॉर्मेशन चालू होती है और कोल बनते हैं। तो ये पेलियोजोइक एरा कह लीजिए या कार्बोनिफेरस एरा कह लीजिए, इस एरा में बनते हैं कोल। तो जैसे कि महानदी, आपका गोदावरी, दामोदर, इन सारे जितने भी रिवर्स में हम लोग देखते हैं कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, क्या लाइफ थोड़ा सा और इंप्रूव होती है? बिल्कुल। मरीन लाइफ में हम लोग आते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलते हैं मोस्टली आपके इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिनमें वर्टिब्रा नहीं होता। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें नहीं होती उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो पहले तो इनवर्टिब्रेट्स बने, ठीक है। केवल आपके समंदर के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। उसके बाद लैंड में भी धीरे धीरे लाइफ चालू होती है। सबसे पहले एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो आपके लैंड में भी रह सकते हैं और आपके वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये एम्फीबियंस आपके लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके लैंड में रहना चालू करता है। तो इसका मतलब लैंड में रह सकते हैं ना, तो लैंड में लाइफ चालू हुई। अच्छा, कोल फॉर्मेशन हुआ, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद धीरे धीरे आपके वर्टिब्रेट्स डेवलप होने लगे, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स डेवलप होने लगे और एम्फीबियंस से आपके फर्टाइल कह रहा हूं, रेप्टाइल्स बनने लगे। रेप्टाइल मतलब चिपकली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेप्टाइल से धीरे धीरे इनकी ग्रोथ काफी बढ़ती चली आ रही थी और धीरे धीरे ये आपके एम्फीबियंस को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। तो पेलियोजोइक के बाद नेक्स्ट आपका एरा होता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में आपके 3 पीरियड्स होते हैं, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। ये तीनों पीरियड में आप डायनासोर देखते हैं, जिससे कहते हैं, इसलिए एज ऑफ डायनासोर्स भी कहते हैं। मीजोजोइक एरा इज आल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ डायनासोर्स और ड्यूरिंग दिस मीजोजोइक एरा ओनली डायनासोर्स वर एक्सटिंक्ट भी हो जाता है। फ्रॉग्स भी मिलते हैं, टर्टल्स भी मिलते हैं, ये सब आपके ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा आपके ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्रिटेशियस में भी लेट क्रिटेशियस एरा में फॉर्म होता है हमारा डेक्कन ट्रैप्स। तो इंडिया का जो पेनिनसुला में जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, वहां वो आपके फॉर्म हुए कब? लेट क्रिटेशियस एरा में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड है, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बंदरों से आए, तो एप्स को कहा जाता है ह्यूमन के एंसेस्टर्स, ठीक है। तो एप्स आपको टर्शियरी पीरियड में मिलेंगे, ठीक है। और छोटे मैमल्स जैसे कि रैट, माइस, रैबिट, हेयर और आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इससे पहले जो प्लांट्स थे उसमें फूल नहीं लगते थे, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स पहली बार टर्शियरी पीरियड में आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन होता है एप से फाइनली आपके मॉडर्न मैन। अभी जो ह्यूमन बीइंग देखते हैं उनको बोला जाता है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस आपके क्वाटरनरी पीरियड में आते हैं, ठीक है।
अच्छा, नर्मदा नदी, नर्मदा वैली का भी इसी टाइम फॉर्मेशन होता है। और देखिए नर्मदा वैली में भी आप देखेंगे ना, आपको एंशियंट मैन के आपके हथनोरा आप पढ़ेंगे, ठीक है। हथनोरा में हमने देखा था कि भाई नर्मदा वैली में आपके ह्यूमन स्केलेटन इतने पुराने पाए जाते थे, मतलब अवशेष मिले थे ह्यूमंस के इतने पुराने, ठीक है। तो ये था आपका क्वार्टरनरी एरा। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है।